स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो आगे हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अमीटर के बारे में पढ़े थे, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े थे, क्या मेज़र किया जाता है और ये किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ देखे थे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। चलिए इसी सीरीज में आगे देखते हैं वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आप सब जानते हैं कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाह होता है तो कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब धारा जो है ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये जो ताप या ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ये किस मात्रा में होगा? ठीक है, क्या जो ताप या ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ये किस मात्रा में होगा, इसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है जूल का तापन का नियम। मतलब जूल का नियम है जिसमें ये बताया है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा, वो किस मात्रा में होगा। तो ये क्या कहता है कि धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब I जो है समानुपाती है, ऊष्मा जो है, ऊष्मा को हम H से दिखा रहे हैं, हीट, तो H जो है समानुपाती होता है I के वर्ग के, धारा के वर्ग के। दूसरा इसने कहा कि धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अर्थात H समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब जितना ज़्यादा धारा होगा उतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। तीसरा, धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होगा। अर्थात H जो है प्रोपोर्शनल है समय के। ठीक है, ये इसका कहना था। अगर हम तीनों को मिला दें तो ऊष्मा किसके समानुपाती हो गया? I स्क्वायर RT। तीनों को मिला दें, I का वर्ग RT। ठीक है, इस समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, मान ले जाते हैं K आ गया, I स्क्वायर RT। पर हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए इसके इकाइयों को इस तरीके से सेट किया गया है कि K = 1 आता है। तो H किसके बराबर हो गया? I स्क्वायर RT। तो उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर है? I स्क्वायर RT के बराबर है। अब देखिए, इसी को अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है। ये तो हो गया पहला समीकरण। अगर मैं I के जगह देखो V = क्या होता है? IR। तो यहाँ से I की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? V/R। यहाँ पुट कर दिया I = I स्क्वायर के जगह V/, तो V/R का स्क्वायर RT। ठीक है, तो V का वर्ग बटे R का वर्ग RT। एक R से एक R कैंसल, तो V स्क्वायर बाई R गुना T। तो एक इक्वेशन समीकरण ये आ गया, ये दूसरा मान लेते हैं। अब
इसी समीकरण में आप r के जगह क्या रख देते, v बाई आई, r के जगह क्या रख देते, v बाई आई, तो क्या होता, देखिए क्या था हमारे पास, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर आपने v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, यहाँ से आपने r बराबर क्या रख दिया, v बाई आई, तो रख देते हैं h इक्वल टू आई का वर्ग, r के जगह क्या रख दिए, v बाई आई रख दिए, इंटू टी, एक आई से एक आई कैंसल, तो क्या हो गया, v आई टी। ये तीसरा समीकरण हो गया। तो इन तीनों समीकरण में से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा समीकरण उपयोग में लेंगे, हम देखेंगे कि सवाल में क्या दिया गया है। अगर ये सब दिया गया है कि ये सब दिया गया है कि ये सब दिया गया है, ठीक है क्या, तो गिवन डाटा के हिसाब से जो दिया गया हमको डाटा है उसके हिसाब से हम चयन करेंगे इन तीनों में से समीकरण का। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आगे। जब हम भोजन करते हैं तो हमें वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम कार्य करते हैं और हमारा शरीर उसी ऊर्जा का उपयोग करके हीट जनरेट करता है, हमारे शरीर को गर्माहट देता है। इसका मतलब ये है कि जो ऊष्मा है वही ऊर्जा है और वही, देखो जो ऊष्मा है, हीट है, वही ऊर्जा है और वही कार्य है। ये तीनों को एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। हम भोजन करते हैं, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ, उसी ऊर्जा का उपयोग करके हमने कार्य किया है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हमारे शरीर ने ऊष्मा जनरेट किया है, हीट जनरेट किया है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन तीनों का इकाई इसलिए सेम होता है, इन तीनों का इकाई होता है जूल। तो जितने भी हीट हैं सब का इकाई जूल होगा। अब देखिए, आपको 3 फॉर्मूला मिला है, किसके लिए, ऊष्मा के लिए, यही तीनों ऊर्जा के लिए, यही तीनों कार्य के लिए। मतलब आप लिख सकते हैं ऊष्मा को दिखाते हैं H से, वैद्युत ऊर्जा को दिखाते हैं E से और कार्य को दिखाते हैं W से। तो H इक्वल टू E इक्वल टू W तीनों सेम ही हैं। कितने फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और वी आई टी। ठीक है, तो आगे हम वैद्युत ऊर्जा देखेंगे, यही तीनों फॉर्मूला, कार्य यही तीनों फॉर्मूला, ऊष्मा यही तीनों फॉर्मूला। अब आएंगे हम, अब देखो इनका एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, लेकिन एक होता है व्यापारिक मात्रक और इसका व्यापारिक मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक मतलब जब बड़े पैमाने में लेन देन होता है ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का, तब उसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है, किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इन तीनों को हटा देते हैं और पढ़ते हैं शक्ति, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, पावर, कार्य करने के समय दर को वैद्युत शक्ति
कहते हैं, कार्य करने के समय दर को। इसका मतलब कार्य बटे समय, कार्य बटे समय को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, यानी कि पावर बटे वर्क बाई टाइम। अब देखते जाइए आप, वर्क का, कार्य का 3 फॉर्मूला है, इन सबको डिवाइड कर देना है टी से, तो पावर का 3 फॉर्मूला मिल जाएगा, और सबको डिवाइड करेंगे टी से तो यहाँ आई स्क्वायर आर बचेगा, यहाँ वी स्क्वायर बाई आर बचेगा, यहाँ वी आई बचेगा। तो 3 फॉर्मूला कौन से हो गए पावर के, आई स्क्वायर आर, यहाँ से टी घटा तो वी स्क्वायर बटे आर, और यहाँ से वी गुणा आई। तो ये 3 पावर का क्या हो गया, समीकरण हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम इकाई देखना चाह रहे हैं पावर का, इकाई पी का, शक्ति का इकाई, कार्य का इकाई होता है जूल, कार्य का इकाई होता है जूल, और समय का होता है सेकंड। तो क्या आ गया, जूल बटे सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड, और जूल बटे सेकंड का एक और नाम है, उसको कहते हैं वॉट, और इसको, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल डब्ल्यू, वॉट से दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, वैसे ही शक्ति का भी व्यापारिक मात्रक होता है, शक्ति का व्यापारिक मात्रक बड़े पैमाने पर जब यूज होगा। तो देखिए, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, व्यापारिक मात्रक का मतलब है जब बड़े पैमाने पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है या खर्च होता है तब बड़ा इकाई यूज करते हैं, जिसको हम व्यापारिक मात्रक कह रहे हैं। आपके घर का जब बिजली बिल आता है तो आपको बोला जाता है कि आपका बिजली बिल 100 यूनिट है, और 4 रुपये के हिसाब से, 1 यूनिट का 4 रुपये के हिसाब से 400 आपका बिजली बिल बना, ठीक है क्या। वहाँ जो बोलता है 100 यूनिट, यानी कि वो क्या है, यूनिट क्या है वहाँ पर, किलोवाट घंटा है, जिसको आप यूनिट बोलते हैं वही किलोवाट घंटा है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा, 2 यूनिट मतलब 2 किलोवाट घंटा, ठीक है। चलिए देखिए, व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, तो हमने क्या लिखा, किलो वाट घंटा, किलो, किलो मतलब 1000, वाट, वाट का क्या मतलब है, जूल बटे सेकंड, वाट का क्या मतलब है, जूल बटे सेकंड। घंटा, घंटा का मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड, ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, तो क्या हो गया, 3600, 1 2 3 0 इधर का, इतना जूल आ गया। मतलब 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है। कहीं कहीं पर ये लिखा रहेगा 3.6 गुना 10 के घात 6 जूल, ठीक है क्या। तो 3.6 गुना 10 के घात जूल, 10 के घात 6 जूल। अब देखिए, इसको ऐसा भी लिखा रहेगा 3.6 मेगा जूल, ठीक है, क्योंकि 10 के घात 6 को मेगा बोला जाता है, तो 3.6 मेगा जूल। वैसे ही शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति, जिसको आप लोग हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी, हॉर्स पावर, एचपी। जैसे गांव में अब देखे होंगे मोटर लगा होता है पानी के लिए बोरवेल में, तो उसको बोला जाता है 3 HP की मोटर है, 1 HP की मोटर है, खेतों के लिए 5 HP का मोटर है, घर के लिए ½ HP या 1 HP का मोटर है। तो अश्व शक्ति जो है वो क्या है, शक्ति का व्यापारिक या वैद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, ठीक है। अब ये जो वैद्युत ऊर्जा है या ऊष्मा है, उस पर आपको कैलकुलेट करने आता है कि मान ले जाए किसी व्यक्ति के घर में 4 बल्ब हैं जो कि 10 घंटे जलता है, 2 पंखे हैं जो कि 4 घंटे चलता है, तो बताइए उसके महीने का बिजली बिल 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, प्रति एकांक यूनिट के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से कितना बिजली बिल बनेगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक आध सवाल ऐसे मैं करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए,
जैसे कि आपके बुक का ही सवाल ले रहा हूं, जिसमें बोला है एक घर में प्रतिदिन 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे जलते हैं। देखिए क्या बोला है, 60 वाट के 4 बल्ब, 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चलते हैं। दूसरा बोला है 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे चलते हैं। 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे चलते हैं। 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे चलते हैं। तो 30 दिन यानी कि 1 महीने का बिजली बिल बताइए। अगर 1 यूनिट का बिल 2 रुपए है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा का बिल 2 रुपए है। तब 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चलते हैं, तीनों गुणा कर देना है। ठीक है क्या, 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चलते हैं। तो देखिए 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चलते हैं। अब सबको इकाई जानना है तो इकाई के साथ लिखिए। देखिए 60 का इकाई है वाट, 4 का कोई इकाई नहीं है, बल्ब है, संख्या है, 4 घंटे तो 4 घंटे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 गुणित 4 गुणित 4 वाट आवर, वाट घंटे। ठीक है क्या, तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 240 गुणित 4 है ना, ये हो गया 240 गुणित 4 वाट आवर। ठीक है, यानी कि 4 960 वाट आवर। अब दूसरा बोला है 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे। 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 घंटे 2 पंखे, ठीक है, 80 वाट 2 पंखे 10 घंटे, तो 80 गुना 2 गुना 10 वाट आवर। ठीक है क्या, तो ये कितना हो गया, 1600 है ना, 80 दूनी 160 और 10 1600 वाट आवर। तो कुल मिला के कुल वैद्युत ऊर्जा का खपत ये है 960 वाट आवर धन 1600 वाट आवर। तो 1600 में 960 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1600 में 960 को जोड़ देंगे, 9 6 15 का 5 80 लेख, ठीक है, 2560 वाट आवर। इतना एक दिन का खपत है। एक 60 वाट के बल्ब 4 घंटे एक दिन में, तो एक दिन का है कुल वैद्युत ऊर्जा का खपत एक दिन में, एक दिन में। अब हमको एक महीने का बोला है, तो एक महीने में कितने दिन, 30 दिन, तो वैद्युत ऊर्जा का खपत 30 दिन में। तो हमने क्या किया, एक दिन का है 2560 और हमको कितना चाहिए 30 दिन का, तो इतना वाट आवर 30 दिन में खर्च होगा। ठीक है, तो
ठीक है, तो देखिए सेवन 6800 वाट आवर एक महीने का खर्चा है, एक महीने का वैद्युत ऊर्जा का खपत है। लेकिन हमें पूछा है, बोला है कि एक यूनिट का बिल 2 रुपये है, तो हमको किलो वाट आवर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, 76800 वाट आवर बराबर 76800, इसको भाग दे देंगे हम 1000 से, तो एक इसमें आ जाएगा किलोवाट घंटा में। ठीक है क्या, तो कितना आ गया 76.8 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो यहाँ से इतना इकाई है, इतना इकाई एक महीने में, क्योंकि वाट आवर में, वाट घंटे में हम नहीं निकाल, मतलब इसका बिल नहीं बता सकते। क्यों, यूनिट का क्या मतलब होता है, किलोवाट घंटा, तो वाट आवर में दिया था, किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एक महीने का वैद्युत ऊर्जा का खपत है 76.8 यूनिट। इसको, इसी को क्या कहेंगे हम, 76.8 यूनिट खपत है। और एक यूनिट का कितना रुपए है, 2 रुपये है, तो इसका कितना हो जाएगा 153.6। इसको गुणा कर देंगे किससे, 2 से। ठीक है क्या, तो बिल कितना हो गया 30 दिन का, 76.8 गुणित 2, इतना रुपए आपका बिल हो जाएगा। क्योंकि एक इकाई का कितना बोला है, 2 रुपये बोला है। ठीक है, 153.6 रुपये एक महीने का बिजली बिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बिजली बिल का कैलकुलेशन वाला पोर्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है आपका वैद्युत ऊर्जा, शक्ति और बिजली बिल की गणना करना। अब एक टॉपिक आपका बच गया है, और वो है आपका घरेलू परिपथ। उससे पहले कुछ चीज हैं जो सुन लीजिए। किसी भी वस्तु, किसी भी चालक में जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उसमें जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव होगा। लेकिन जब सामान्य तार जो है जिसमें ऊष्मा जनरेट हो रहा है, जिसको हमने वायरिंग के लिए उपयोग किया है, वो भी गर्म होता है, क्योंकि ऊष्मा उसमें भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। भाई ऊष्मा किस पर निर्भर किया है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा ऊष्मा, जितना ज़्यादा धारा उतना ज़्यादा ऊष्मा, जितना ज़्यादा समय के लिए धारा प्रवाह होगा उतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। लेकिन ये ऊष्मा उत्पन्न जो हो रहा है वो हमारे लिए ऊर्जा का क्षय है। ठीक है, ये ऊष्मा हमको नहीं चाहिए। लेकिन इसी को हम अनुप्रयोग में बदल चुके हैं। अनुप्रयोग में बदल चुके हैं मतलब अब हम खुद चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुप्रयोग हैं जिसमें हम इसी को मतलब पॉजिटिव रूप से उपयोग कर लिए हैं। अभी तक क्या था कि जो हम तार है, हमारा चालक है, हम चाहते हैं उसमें प्रतिरोध ही ना हो, बहुत आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, पर बिना प्रतिरोध के तार संभव नहीं है। लेकिन उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, मतलब बिजली का बिल बढ़ा रहा है, और उस ऊष्मा का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी ऊष्मा का उपयोग दूसरे तरीके से कैसे अब उसका अनुप्रयोग किया जा रहा है कि ऊष्मा के तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग कैसे कर लिए हम। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लीजिए आयरन है प्रेस, उसमें कॉइल जो लगा रहता है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमने क्या किया, उसमें धारा प्रवाह किया, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, उसको उपयोग कर लिए हम आयरन करने में। उसका जो कॉइल जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, और इससे क्या होता है, इसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा है तो जैसे उसमें धारा प्रवाह होगा वो गर्म हो जाएगा, और उसी गर्म को हमने उपयोग कर लिया। ठीक है क्या। एक होता है इमर्सन रॉड, पानी गर्म करने का जो छड़ी आता है, जो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। पानी गर्म करने का छड़ी इस तरीके से आता है ना। तो बिजली से लगा देते हैं, पानी में रख डुबा देते हैं उसके एक भाग को, पानी गर्म होता है तो वो भी
इसका तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग ही है। काफ़ी वो जो कॉइल बना है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो जैसे ही धारा प्रवाह करेंगे बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा तो पानी उससे गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो तापीय प्रभाव का केवल दुष्प्रभाव ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर इनका अनुप्रयोग भी लिया जाता है, एप्लीकेशन भी लिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इसको एग्जाम में 1-1 नंबर में पूछ देता है कि इस्त्री का या इलेक्ट्रिक आयरन का किस पर बेस्ड है, किस पर निर्भर करता है, किस पर आधारित है, तो बताएंगे ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित है और इसको हम लोग यूज़ कर लिया जाता है। वैसे अब दूसरा क्या है आपका कि जितने बल्ब रहते हैं उनके जो फिलामेंट हैं, बीच में पतला सा तार दिखता है ना, ट्रांसपेरेंट बल्ब जो होता है बीच में तार दिखता है जो ग्लो करता है, जलता है, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन भी एक मिश्र धातु है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है और वो काफ़ी मात्रा में अपने अंदर बहुत ज़्यादा वो हीट सह सकता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा सह सकता है, तो और इसलिए ज़्यादा ऊष्मा प्रवाह होने पर भी वो टूटता नहीं है। ठीक है, सारे के सारे बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। जैसे आप ट्यूबलाइट में, सफ़ेद वाले लाइट में, एलईडी में देखेंगे आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, और जितने भी आप ट्रांसपेरेंट बल्ब देखेंगे, जैसे ऐसे बल्ब जो बाहर से अंदर की ओर देख सकते हैं जिसमें, ठीक है, उसमें सब लगभग नियॉन गैस भरा जाता है। तो नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, ये सारे के सारे निष्क्रिय गैस हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, आवर्त सारणी के सबसे आखिरी वाले कॉलम में आपको मिलेगा निष्क्रिय गैस। हालांकि इसके बारे में आप थोड़ा हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घरेलू परिपथ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।